तो हेलो दोस्तों, मैं सर रितेश कुमार कुशवाहा और आज हम एक नए टॉपिक के बारे में जानने वाले हैं जिसे हम कहते हैं जॉइंटिस। आज हमारा ये लॉन्ग वीडियो का पहला टॉपिक होगा और आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं जॉइंटिस को कि हमारा जॉइंटिस आखिर होता क्या है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं जॉइंटिस के बारे में। तो देखो जॉइंटिस क्या होता है। जॉइंटिस या एक केस क्या होगा, एक कंडीशन होता है जिसमें क्या होता है हमारा या तो स्किन हो गया या तो म्यूकस मेम्ब्रेन या तो जो डीपर टिश्यू होंगे वो येलो दिखाई देने लगते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, जॉइंटिस कहते हैं। और जॉइंटिस में जनरली होता क्या होता है, तो इसमें इंक्रीज हो जाता है हमारे बिलिरुबिन लेवल। हमारा जो बिलिरुबिन होता है उसका लेवल क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। अब देखो जॉइंटिस होगा क्या, तो देखो हमारे पास दो टाइप के बिलिरुबिन मेनली ब्लड में प्रेजेंट होते हैं। पहला होता है डायरेक्ट बिलिरुबिन और दूसरा होता है इनडायरेक्ट बिलिरुबिन। इनडायरेक्ट बिलिरुबिन। अब देखो अगर किसी कारण से इनडायरेक्ट या डायरेक्ट बिलिरुबिन का लेवल क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, तो उसके वजह से हमें क्या होता है, उसके वजह से होता है हमें जॉइंटिस। अब ये जॉइंटिस है जनरली हमें थ्री टाइप से हो सकता है। पहला होता है हीमोलाइटिक जॉइंटिस। हीमोलाइटिक जॉइंटिस, ठीक है, जिसे हम प्री हिपैटिक जॉइंटिस भी कहते हैं, ठीक है। और दूसरा होता है हमारा जिसे हम हिपैटिक या हिपैटोसेलुलर जॉइंटिस के नाम से जानते हैं। और थर्ड होता है हमारा ऑब्स्ट्रक्टिव या पोस्ट हिपैटिक जॉइंटिस। तो देखो जॉइंटिस में क्या होगा, जॉइंटिस में हमारे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट बिलिरुबिन का लेवल बढ़ जाएगा, उसे हम कहते हैं जॉइंटिस। अब ये जॉइंटिस हमें थ्री टाइप से हो सकते हैं। पहला हीमोलाइटिक जॉइंटिस हो सकता है, दूसरा हिपैटिक जॉइंटिस हो सकता है, तीसरा ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस हो सकता है। तो आज हम यही जानने लगेंगे कि हमारा हीमोलाइटिक, हिपैटिक और ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस होता क्या है। उससे पहले हम जान लेते हैं कि आखिर ये बिलिरुबिन भाई बनता कहाँ से है, ये बिलिरुबिन आएगा कहां से, इसका प्रोडक्शन कैसे होता है, तो उसके बारे में पहले जानते हैं। तो देखो हमारा जो ब्लड होता है, आपने ब्लड सेल्स के बारे में पढ़ा होगा, तो हमारे जो ब्लड सेल होते हैं जनरली क्या होते हैं, आरबीसी, दूसरा होता है डब्ल्यूबीसी, तीसरा होता है प्लेटलेट, ठीक है, तीसरा क्या होता है प्लेटलेट। तो ये जो आरबीसी होता है ना, इस आरबीसी का क्या होता है, जीवन काल या लाइफ स्पेन 120 डेज का होता है, ठीक, क्या होता है 120 डेज का इसका लाइफ स्पेन होगा। अब 120 डेज के बाद क्या होता है, ये आरबीसी क्या करेगा, डिस्ट्रॉय होने लगेगा। क्या होने लगेगा, डिस्ट्रॉय। तो ये डिस्ट्रॉय कहाँ होता है, या तो हमारे लीवर में, लीवर के पास और स्प्लीन के पास चला जाता है डिस्ट्रॉय होने, ठीक है, लीवर और स्प्लीन के पास जाएगा तो ये डिस्ट्रॉय होता है। और जब हम लोग का आरबीसी, ठीक है, क्या होगा, आरबीसी डिस्ट्रॉय होगा तो ये दो भागों में टूटता है। पहला एक तो वाटर मॉलिक्यूल के रूप में, ठीक है, और दूसरा क्या होता है हमारा हीमोग्लोबिन के रूप में टूट जाता है। क्या किस में टूट जाएगा, हीमोग्लोबिन। अब देखो ये जो वाटर होगा ना, ये रीअब्जॉर्ब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रीअब्जॉर्ब हो जाएगा। और हीमोग्लोबिन फिर पुनः टूट जाता है कहाँ, स्प्लीन में, ठीक है। कैसे टूटेगा, एक हीम के फॉर्म में, ठीक है, और दूसरा ग्लोबिन के फॉर्म में, ठीक, क्या होता है, एक हीम के फॉर्म में और एक ग्लोबिन के। तो हीम जो होता है वो आयरन वाला पार्ट होगा और ग्लोबिन जो होगा वो क्या होगा, प्रोटीन वाला पार्ट होगा, ठीक। इतना आपको आई होप समझ आया होगा। अब इसके आगे देखोगे होता क्या है। ये जो ग्लोबिन होता है क्या है, प्रोटीन वाला पार्ट है, तो ये क्या है, अमाइनो एसिड से मिलकर बना होता है। तो इसमें अल्फा अमाइनो एसिड होता है, ठीक है, अल्फा अमाइनो एसिड कितना होता है, तो इसकी क्वांटिटी होती है 2। और दूसरा क्या होता है, बीटा अमाइनो एसिड, बीटा अमाइनो एसिड, इसकी भी क्वांटिटी कितनी होती है, 2 होती है। अब इस अमाइनो एसिड में, एक अमाइनो एसिड में 141 पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं, तो इसके पास 2 अमाइनो एसिड हैं अल्फा के, तो कितना हो जाएगा 282 क्या पॉलीपेप्टाइड। इसके अलावा बीटा में 146 पॉलीपेप्टाइड होते हैं, तो इनके पास 2 हैं, तो कितना हो जाएगा 292 अमाइनो एसिड। अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो 574 अमाइनो एसिड ये कहाँ रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं, कहाँ हो जाते हैं, हमारे ब्लड स्ट्रीम में,
ठीक, तो ये पूरा ग्लोबिन वाला रीअब्जॉर्ब हो गया फिर से। अब देखो ये जो हीम है ना फिर टूटेगा, हीम टूटेगा तो हीम आयरन के फॉर्म में और 4 पायरिंग रिंग के फॉर्म में टूटता है, 4 पायरिंग रिंग के फॉर्म में टूटता है। अब ये आयरन होता है, ये हमारे या तो फेरस के फॉर्म में, ठीक है, फेरस के फॉर्म में कहाँ अब जो चला जाएगा हमारे स्प्लीन में ही रहेगा, ठीक है, या तो स्प्लीन में रहेगा या तो फिर हमारे बोन मैरो में जाके, बोन मैरो में जाके क्या करेगा, आरबीसी बनाने में फिर काम आएगा, ठीक है, ये आयरन। लेकिन ये जो 4 पायरिन होता है ना, इसके बारे में आप जानिए। ये जो 4 पायरिन होता है, ये 4 पायरिन टूटता है तो एक पिगमेंट बनाता है बिलिवर्डिन। ये बिलिवर्डिन क्या होता है, यहीं से हमारे बिलिरुबिन का प्रोडक्शन स्टार्ट होता है। इधर को मैं इरेज कर देता हूं, ठीक है। तो इस बिलिवर्डिन के आगे क्या होगा, जब बिलिवर्डिन क्या होता है, बिलिवर्डिन पुनः टूटता है और किसके रूप में, बिलिरुबिन के फॉर्म में, ठीक है, बिलिरुबिन के फॉर्म में क्या होता है, स्प्लीन में डिग्रेड हो जाता है, टूट जाता है। और जब बिलिरुबिन टूटता है तो यहाँ पे कौन सा बिलिरुबिन बनेगा, इनडायरेक्ट, क्या बनेगा, इनडायरेक्ट बिलिरुबिन बनता है, ठीक, इनडायरेक्ट बिलिरुबिन। और ये पूरा प्रोसेस कहाँ चल रहा था, स्प्लीन में, ठीक। अब इसके आगे क्या होता है, इनडायरेक्ट बिलिरुबिन जो होता है ये फैट सोल्यूबल होता है, क्या होता है, फैट सोल्यूबल। अब इस फैट सोल्यूबल को स्प्लीन से हमारे ब्लड सर्कुलेशन के साथ ले जाके एक्सक्रीट आउट भी कराना है तो इसे वाटर सोल्यूबल भी बनाना पड़ता है। तो इसके लिए क्या होता है, इस फैट सोल्यूबल, ठीक है, अनकंजुगेटेड या इनडायरेक्ट बिलिरुबिन, इसे अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन भी कहते हैं, इस अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन के साथ एल्बुमिन को मिक्स कर दिया जाता है बॉडी में, किसको, एल्बुमिन को। जब एल्बुमिन इसके साथ मिक्स होता है तो ये क्या बन जाएगा, वाटर सोल्यूबल, और वाटर सोल्यूबल बनेगा तो ये कहाँ चला जाएगा, ब्लड स्ट्रीम में, कहाँ चला जाएगा, ब्लड स्ट्रीम में। तो सेकेंड स्टेज ये हो गया, ठीक है, पहला बिलिवर्डिन बना, दूसरा हम लोग का बिलिरुबिन बना, और इसको मान लीजिए थर्ड मान लीजिए, एक चला गया ब्लड स्ट्रीम में। और ब्लड स्ट्रीम में जाने के बाद एक पूरा प्रोसेस चल रहा था हमारे ब्लड और स्प्लीन में। अब इसको जाना है हमारे लीवर के पास, ठीक, लीवर के पास जाना है तो ये पुनः लीवर में जाएगा, और लीवर में जाने के बाद क्या होता है, एक अनकंजुगेटेड था ना या इनडायरेक्ट बिलिरुबिन था, वो लीवर में जाने के बाद कंजुगेटेड या डायरेक्ट बिलिरुबिन में कन्वर्ट हो जाता है। और यही डायरेक्ट बिलिरुबिन कहाँ जाएगा, हमारे गॉल ब्लैडर के पास, जिसे हम जीवी बोलते हैं। और गॉल ब्लैडर में जाने के बाद बाइल जूस के साथ मिक्स होगा, बाइल जूस के साथ मिक्स होगा, और बाइल जूस में मिक्स होने के बाद ये कहाँ जाएगा, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, कहाँ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। इसका काम क्या होता है, तो हमारे फूड के डाइजेशन में ये मिक्स हो, तो ये फूड के डाइजेशन में हेल्प करता है। अब जब ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है तो ये दो भाग में फिर टूट जाता है। इसमें पहला होता है स्टर्कोबिलिनोजन, ठीक है, और दूसरा होता है हम लोग का यूरोबिलिनोजन, यूरोबिलिनोजन, ठीक। स्टर्को मतलब स्टूल के साथ पास आउट जो होगा बिलिरुबिन, उसको हम बोलते हैं स्टर्कोबिलिनोजन। यूरोबिलिनोजन का मतलब होगा जो यूरिन के साथ जो बिलिरुबिन पास होगा उसे हम बोलते हैं यूरोबिलिनोजन। अब देखो ये 70% पास आउट हो जाता है कहाँ, हमारे स्टूल के साथ, लेकिन जो एक 20 to 30% बिलिरुबिन है ना, ये ब्लड सर्कुलेशन में जाता है और किडनी में जाके, ठीक, क्या होगा, किडनी में जाके फिल्टर होगा, और फिल्टर होके यूरिन के साथ, किसके, यूरिन के साथ क्या होगा, पास आउट होगा, क्या होगा, पास आउट होगा। तो ये पूरा प्रोसेस होता है एक बिलिरुबिन के बनने का। अब देखो होता क्या है, कभी कभी ये जो यूरोबिलिनोजन होता है या जो हम लोग का अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन होता है, इनका लेवल हमारे बॉडी में बढ़ जाता है। किसी कारण से क्या होता है, इनका लेवल हमारे बॉडी में बढ़ जाता है, उसी को हम कहते हैं जॉइंटिस, ठीक। बहुत इजी स्टेप है, बस इनको समझना है,
ठीक होगा क्या, आरबीसी का लाइफ स्पेन होता है 120 डेज, वो क्या होगा, आरबीसी 120 दिन होगा तो डिस्ट्रॉय होगा कहाँ, लीवर और स्प्लीन में। आरबीसी जब डिस्ट्रॉय होता है तो वाटर और हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट हो जाता है, वाटर रीअब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक है, और जो हीमोग्लोबिन होता है वो पुनः हीम और ग्लोबिन में कन्वर्ट हो जाता है। हीम जो होता है आयरन वाला पार्ट होता है और ग्लोबिन जो होता है प्रोटीन। तो मैंने प्रोटीन क्या होता है, प्रोटीन क्या होते हैं, अमाइनो एसिड चेन से मिलकर बने होते हैं। तो इन अमाइनो एसिड के पास दो टाइप के अमाइनो एसिड होते हैं, एक होता है अल्फा अमाइनो एसिड, दूसरा होता है बीटा। तो अल्फा के पास 141 पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं, तो हमारे पास 282 पॉलीपेप्टाइड चेन बच गए, और इसके पास एक बीटा के पास 146 पॉलीपेप्टाइड होते हैं, तो हमारे पास दो बीटा चेन है, तो 292 क्या होंगे पॉलीपेप्टाइड। तो टोटल 574, एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल में 574 ग्लोबिन पॉलीपेप्टाइड चेन प्रेजेंट होते हैं। तो ये पूरा 574 क्या हो जाएगा, रीअब्जॉर्ब हो जाएगा। फिर ये रीअब्जॉर्ब होगा, उसके बाद क्या होता है, जब ये हीम टूटता है ना, तो हीम टूटेगा तो आयरन और पोरपायरिन के रूप में टूटता है। आयरन क्या होता है, फेरस के फॉर्म में या तो स्प्लीन में रीअब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक है, या तो फिर सर्कुलेशन में बोन मैरो में जाके पुनः आरबीसी बनाने लगेगा। और जो पोरपायरिन होता है, यहीं से हमारे बिलिरुबिन का प्रोडक्शन स्टार्ट होता है इन द फॉर्म ऑफ बिलवर्डिन। जब बिलवर्डिन बनता है तो उससे क्या होता है, ये बिलवर्डिन जो होता है उसके बाद जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा बिलिरुबिन, और बिलिरुबिन क्या होगा, इनडायरेक्ट बिलिरुबिन के रूप में हमारे स्प्लीन में फॉर्म हो जाता है। और ये क्या होता है, फैट सोल्यूबल होता है, जिसको हमें वाटर सोल्यूबल बनाना है, तो इस फैट सोल्यूबल बिलिरुबिन को एल्बुमिन के साथ हम मिक्स करेंगे तो ये वाटर सोल्यूबल बन जाएगा, जिससे ब्लड स्ट्रीम के साथ कहां पहुंच जाएगा, हमारे लीवर में, और लीवर में जाके प्रोसेस होगा कॉन्जुगेटेड या डायरेक्ट बिलिरुबिन में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये डायरेक्ट बिलिरुबिन कहां जाते हैं, हमारे गॉल ब्लैडर में, गॉल ब्लैडर में जाके क्या होगा, बाइल जूस के साथ मिक्स होता है, मिक्स होने के बाद कहां जाएगा, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, और स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड के डाइजेशन के बाद इनका दो फॉर्म बनता है। पहला होता है स्टर्कोबिलिनोजन जो स्टूल के साथ पास आउट होगा, जो 70% पास आउट हो जाता है, इसलिए आपके स्टूल का कलर येलो दिखता है। वहीं दूसरा होता है यूरोबिलिनोजन, ये क्या करेगा, किडनी के पास जाएगा और यूरिन के साथ, ठीक है, जो 20-30% जो हम लोग का यूरोबिलिनोजन बचा था या बिलिरुबिन बचा था, वो क्या करेगा, हमारे किडनी के पास जाएगा और किडनी में यूरिन के साथ मिक्स होगा और हमारे बॉडी से पास आउट हो जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस होता है हमारे बिलिरुबिन का बनने का। अगर किसी कारण से हमारे ब्लड में या हमारे लीवर में या तो हमारे गॉल ब्लैडर में दिक्कत आ जाता है, तो इन्हीं के बेस पे इन्हें 3 ग्रुप में इस जॉइंटिस को क्लासिफाई किया गया। तो वो था हमारे बिलिरुबिन, ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, हमारा जॉइंटिस होता है, उसके बनने का पूरा प्रोसेस क्या था, पूरा बनने का प्रोसेस शुरू से आरबीसी कैसे टूटेगा, कहां कहां जाएगा, कैसे कैसे बिलिरुबिन का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा, और कैसे वो डिग्रेड, कैसे डिस्ट्रॉय होता है। तो अब हम देखते हैं मेनली टाइप्स ऑफ जॉइंटिस को, कि हमारा जो जॉइंटिस होता है उसको कितनी कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है। तो पहला होता है हमारा हेमोलाइटिक जॉइंटिस, जिसे प्री हिपैटिक जॉइंटिस भी कहते हैं, क्योंकि लीवर से पहले चलने वाला जो प्रोसेस होता है, इसलिए इसे प्री हिपैटिक कहते हैं। दूसरा होता है हिपैटिक जॉइंटिस, और थर्ड होता है हम लोग का ऑब्स्ट्रक्टिव या उसे पोस्ट हिपैटिक जॉइंटिस के नाम से भी जाना जाता है। अब देखो हेमोलाइटिक जॉइंटिस क्या होगा, यहाँ दो शब्द आ रहा, हीम और लाइटिक। क्या रहा, हीम और लाइटिक। मतलब क्या होगा, हम लोग का जब हीम लाइटिक मतलब हीम जब डिस्ट्रॉय होगा, आरबीसी या हम लोग का जब ब्लड टूटेगा, ठीक है, ब्लड क्या होगा, डिस्ट्रॉय होगा, उसके वजह से जो जॉइंटिस होगा उसे हम कहते हैं हेमोलाइटिक जॉइंटिस। रीजन क्या होंगे, तो जैसे आपने सुना होगा मलेरिया पैरासाइट इन्फेक्शन, पैरासाइट इन्फेक्शन क्या होता है, मलेरिया पैरासाइट। अधिकतर लोगों ने सुना होगा कि जब मलेरिया पैरासाइट इन्फेक्शन होता है तो हमारा लार्ज अमाउंट में आरबीसी टूटने लगता है, जिसके वजह से क्या होगा, हमें हेमोलाइटिक जॉइंटिस होगा। दूसरा होता है इसके अलावा एनीमिया, ठीक है, हेमोलाइटिक एनीमिया में क्या होगा, लार्ज अमाउंट में आरबीसी टूटते हैं, उसके वजह से भी क्या हेमोलाइटिक जॉइंटिस होगा। मतलब इसका क्या है कि जब आरबीसी क्या होगा, लार्ज अमाउंट में टूटेगा और उसके वजह से जो जॉइंटिस होता है उसे हम कहते हैं हेमोलाइटिक जॉइंटिस। और इस हेमोलाइटिक में जो होता है हमारा इनडायरेक्ट, ठीक है, इनडायरेक्ट बिलिरुबिन का लेवल बढ़ जाता है, ठीक, किसका, इनडायरेक्ट बिलिरुबिन का लेवल बढ़ जाएगा। दूसरा होता है हम लोग का हिपैटिक जॉइंटिस। हिपैटिक मतलब क्या है, हिपैटिक से मतलब ही समझ लो लीवर।
जब लीवर में कोई दिक्कत हो जाएगा और ये लीवर क्या करेगा, जो हम लोग का इनडायरेक्ट बिलिरुबिन आ रहा था, इनडायरेक्ट जो बिलिरुबिन आ रहा था उसको डायरेक्ट में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा, तो उसके वजह से जो जॉन्डिस होता है उसे कहते हैं हम हिपैटिक जॉन्डिस। अब हिपैटिक जॉन्डिस में होगा क्या, इनडायरेक्ट को कन्वर्ट भी नहीं कर पा रहा, तो इनडायरेक्ट प्लस डायरेक्ट दोनों का लेवल हमारे बॉडी में इंक्रीज हो जाएगा हिपैटिक जॉन्डिस में। और रीजन क्या होगा, हमारे लीवर में कोई दिक्कत हो गई। जैसे रीजन क्या लिख सकते हैं हम, रीजन लिख सकते हैं, पहला हो गया हेपेटाइटिस, ठीक है, हेपेटाइटिस, ठीक है, वायरल हेपेटाइटिस, इसको लिख लो वायरल हेपेटाइटिस, वायरल हेपेटाइटिस। इसके अलावा क्या होगा, एल्कोहलिक हेपेटाइटिस। इसके अलावा क्या होगा, लीवर सिरोसिस। ठीक, इसके अलावा क्या होगा, लीवर सिरोसिस। तो इन कंडीशन में क्या होता है, हमारा मेनली लीवर इफेक्ट होगा और उसकी वजह से इनडायरेक्ट और डायरेक्ट बिलिरुबिन डायरेक्ट बिलिरुबिन में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा और इनडायरेक्ट और डायरेक्ट बिलिरुबिन का लेवल बढ़ जाता है, जिसके वजह से हमें हिपैटिक जॉन्डिस होता है। इसके अलावा थर्ड होता है ऑब्स्ट्रक्टिव। ऑब्स्ट्रक्टिव का मतलब ही क्या है, ऑब्स्ट्रक्टिव, ठीक, ऑब्स्ट्रक्टिव का मतलब ही क्या है, ऑब्स्ट्रक्शन या बाधा। ठीक, जब हमारा बिलिरुबिन, मैंने क्या बताया था कि ये लीवर है, तो इस लीवर से कहां जाता है, हमारे गॉल ब्लैडर, जीबी, ठीक है, इस लीवर से कहां जाता है, इस गॉल ब्लैडर में जाता है। तो जब इस गॉल ब्लैडर में जाता है तो इस गॉल ब्लैडर के पाइप में, ठीक इस गॉल ब्लैडर के पाइप में या नली में कोई बाधा उत्पन्न हो जाएगी, तो उसे हम कहते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में होगा क्या, अगर किसी कारण से हमारे गॉल ब्लैडर में बाधा उत्पन्न हो गई है और उसके कारण जो जॉन्डिस होगा उसे हम कहते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। अगर रीजन की बात करें तो रीजन में क्या हो जाएगा, पहला होता है हमारा बाइल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन, बाइल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है। इसके अलावा दूसरा क्या होगा, दूसरा होता है बाइल डक्ट ट्यूमर। अगर हमारे बाइल डक्ट में कोई ट्यूमर हो गया है या बाइल डक्ट में कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है, जिसकी वजह से इस डायरेक्ट बिलिरुबिन का सर्कुलेशन हमारे कहाँ, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं हो पा रहा, स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं हो रहा, उसके वजह से जो जॉन्डिस होगा उसे हम कहते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। अब देखो, इतना सारा प्रोसेस हुआ, इतना कुछ हुआ, आप सब कंफ्यूज हो गए, ठीक। अब मैं बताता हूँ, देखो शॉर्ट नोट और एक सरल वे में लास्ट में समझ के जाना, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना। देखो जॉन्डिस क्या होगा, ठीक, हम लोग का जॉन्डिस क्या होगा, जॉन्डिस एक कंडीशन होता है, उसमें या तो हमारा डायरेक्ट या इनडायरेक्ट बिलिरुबिन का लेवल बढ़ जाएगा, उस कंडीशन को हम कहते हैं जॉन्डिस। अब ये जो जॉन्डिस है ना, ये जॉन्डिस जनरली 3 टाइप के होते हैं। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बिलिरुबिन का लेवल बढ़ेगा कैसे, पहला हीमोलाइटिक। हीमोलाइटिक मतलब ज्यादा मात्रा में आरबीसी टूटने लगेंगे और उसके वजह से जो जॉन्डिस होगा उसे हम कहते हैं हीमोलाइटिक जॉन्डिस। वहीं दूसरा होता है हिपैटिक मतलब लीवर। और जब हमारे लीवर में कोई दिक्कत हो जाएगी और ये जो लीवर होगा ना, इस इनडायरेक्ट बिलिरुबिन को क्या करेगा, कन्वर्ट नहीं कर पाएगा किसमें, डायरेक्ट बिलिरुबिन में, तो उसके कारण जो जॉन्डिस होगा उसे हम कहते हैं हिपैटिक जॉन्डिस। और ऑब्स्ट्रक्टिव का मतलब ही क्या है, बाधा। इस ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में क्या हो जाएगा, बाइल डक्ट में क्या हो जाएगा, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बाइल डक्ट में ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा, उसके वजह से जो जॉन्डिस होगा उसे हम कहते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। हेमोलाइटिक जॉन्डिस का कॉमन एग्जांपल क्या है, मलेरिया पैरासाइटिक इन्फेक्शन। मलेरिया पैरासाइटिक इन्फेक्शन। अगर हम हिपैटिक जॉन्डिस की बात करें तो सबसे कॉमन एग्जांपल है हेपेटाइटिस। और अगर हम ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस की बात करें तो इसका एग्जांपल है, सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है, बाइल डक्ट ट्यूमर। तो इन सब कंडीशन में क्या होगा, इस बिलिरुबिन का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट बिलिरुबिन का लेवल बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से हमें जॉन्डिस हो जाएगा।
और या तो हमें हेमोलाइटिक हो सकता है, या तो हिपैटिक, या तो ऑब्स्ट्रक्टिव। अगर आरबीसी टूट रहा और लीवर भी सही है और हम लोग का गॉल ब्लैडर भी सही है तो हमें हेमोलाइटिक जॉन्डिस होगा। अगर आरबीसी ज्यादा मात्रा में टूट रहा, अगर हमारा लीवर कन्वर्ट नहीं कर पा रहा तो हिपैटिक जॉन्डिस होगा। और अगर हम लोग का स्प्लीन भी सही, मतलब आरबीसी भी सही मात्रा में टूट रहा है और हम लोग का डायरेक्ट बिलिरुबिन भी कन्वर्ट हो रहा है सही मात्रा में, लेकिन हमारे गॉल ब्लैडर के पास जाके रुक जा रहा, तो उसके वजह से जो जॉन्डिस होगा वो होगा हम लोग का ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। थैंक यू सो मच फॉर दी वॉचिंग, और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल।